कोटवा से बड़ी खबर, वरिष्ठ पत्रकार का राजनीतिक विश्लेषण डिजिटल लाइव पर। सौरभ उपाध्याय ने क्या कहा अपने चैनल पर। 100 घंटे शेष, फिर भी लोकसभा का प्रत्याशी नहीं हुआ घोषित। भाजपा ने अभी नहीं किया कोई प्रत्याशी घोषित। सपा से अक्षय यादव ने किया नामांकन। जनपद फिरोजाबाद कांच का शहर, चूड़ियों का शहर, सुहाग नगरी के नाम से लोग पूरे प्रदेश, देश और पूरे विश्व में जानते हैं। लेकिन राजनीति के हिसाब से अगर हम बात करें तो जनपद फिरोजाबाद में जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें अभी मात्र 100 घंटे शेष बचे हैं नामांकन की प्रक्रिया को पूरा होने में। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कारण रहे होंगे, बहुत सारा चिंतन किया होगा, बहुत सारे फैक्टर होंगे, बहुत सारे जातिगत आंकड़े भी होंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई भी प्रत्याशी अपना घोषित नहीं किया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सौरभ उपाध्याय, तो आज डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर कैसी इनकी मजबूरी रही, या चिंतन चल रहा है, या बैठक चल रही है, या जातिगत फैक्टर के आधार पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो क्षत्रियों का जो उबाल मार रहा है, क्या उसको लेकर जो इनका जो उच्च तंत्र है उसमें पूरी तरह से रिव्यू हुआ है। क्या हुआ है जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार सौरभ उपाध्याय जी से। जी सौरभ जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये किया है कि कई चुनावों में हम लोग देखते आए हैं कि लास्ट मोमेंट पे वो अपना प्रत्याशी उतारते हैं। उसका कारण बहुत सारा ये है कि एक लंबी आवेदकों की जो सूची है उसमें जाति फैक्टर भी देखा जा रहा है, उसमें स्थानीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं। तो सभी को देखते हुए ये बात बिल्कुल सच है कि अब तक प्रत्याशी सामने आ जाना चाहिए था। अब चूंकि समय बिल्कुल नहीं है, नामांकन में भी कम समय रह गया है, इसके साथ साथ प्रचार और प्रसार की अगर बात कर लें तो जो प्रत्याशी है उसके पास समय नहीं बचेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सिनेरियो है वो ये है कि मोदी जी के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो अब तक जो प्रत्याशी नहीं उतारा है, और साफ तौर पे स्थितियां ये हैं कि अगर आज का जो दिन है उसमें ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, पूरी अटकलें हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी 15 तारीख है आज, और नामांकन आज समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं करने आए हैं। आज ऐसे कयास पूरे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतार देगी। चूंकि देखिए, ठाकुर चेहरे को लड़ाई जाने की और यादव चेहरे को लड़ाई जाने की बात आ रही थी, तो उसमें ठाकुर जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको एक हॉट सीट मैनपुरी जो है उससे उतारा गया है डिम्पल यादव के सामने। सौरभ जी मैं रोकना चाहूंगा, जैसे जैसे ये क्षत्रियों के सम्मान की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई, ये केवल मेरठ ओर से उठी है और ये फिरोजाबाद होते हुए पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जा रही है। कल गुजरात में भी जो ठाकुरों ने और क्षत्रियों ने जो खेला किया है, क्या इसको लेकर अब तक जो सीट है फिरोजाबाद की उसकी घोषणा नहीं हो पाई है? क्या क्षत्रियों के वजह से ये फैक्टर माना जा रहा है? देखिए, क्षत्रियों की बात करूं, जैसे मैं बता रहा था अभी कि यहाँ ये बिल्कुल चर्चा जोरों पर थी कि किसी क्षत्रिय को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ठाकुर जयवीर सिंह को जब मैनपुरी से उतार दिया गया उसके बाद इसमें जो बल था वो कम हो गया निश्चित रूप से। अब बात आ रही है कि बाई फैक्टर को साधने की बात बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि यादवों का जो पूरे जिले भर में वोट है वो लगभग 4 लाख और 4 लाख से अधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में यादवों को साधना एक बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि मोहन यादव जो सीएम है मध्य प्रदेश के, उनको मैनपुरी आज नामांकन के दौरान भी बुलाया गया है और फिरोजाबाद में भी वो सभा करेंगे जो भी प्रत्याशी रहेगा। कयास ये लगाया जा रहा है कि अब या तो किसी यादव को टिकट दी जाएगी, लोधे को दी जाएगी। और देखिए, 2 चेहरे ऐसे भी हैं जो ब्राह्मणों के रूप में आवेदक हैं, वो भी पूरी तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि भाई पार्टी से लगातार जो शीर्ष नेता है उनसे संपर्क किया जा रहा है। और अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि जो लंबी जो सूची थी जो लगातार वायरल हो रही थी, लोग कह रहे थे कि भाई इसको टिकट मिलेगा, इसको मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में अब आज अगर टिकट क्लियर होता है तो किसका टिकट होगा, ये दिलचस्प बात होगी। इसमें एक बात और है, हमेशा जैसे रहा है बीजेपी का, जैसे सौरभ जी, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो अब जो कंपाइल्ड जो नेम आए हैं वो 3 से या 4 नेम ही रह गए ऊपर। जो हॉट लिस्ट में जो इनका जो जो टॉप तंत्र है उसमें 3 से 4 ही नाम रह गए। पहले लिस्ट बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन उसे छटनी करके, स्क्रूटनी करके 3 या 4 की रह गई है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सवाल ये डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर कि ये जो फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ के अपने जनपद के एक बड़े राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी एक लंबी लाइन में लगे हुए हैं।
कुछ यादव चेहरे हैं वो भी लंबी लाइन में लगे हुए हैं, कुछ बाहर के छत्री हैं वो भी फिरोजाबाद पे अपनी निगाह बनाए हुए हैं। तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिनकी आपने नाम लिया, डॉक्टर अनिल जैन राज्यसभा सांसद है, और मैं आपको बता दूं जो राष्ट्रीय नेता होते हैं वो आवेदन नहीं करते हैं। बीजेपी का ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं अब तक, जो हम लोगों ने चुनाव कवरेज किए हैं और राजनीतिक जानकारियां हैं, उनको हर राज्यसभा सांसद से 3 जिले मांगे गए थे। डॉक्टर अनिल जैन से भी मांगे थे, जिसमें उन्होंने फिरोजाबाद का भी नाम लिया। तो अब तक जो चर्चा चल रही थी, बड़ी जोर से चुनावी चल रही थी कि भाई डॉक्टर अनिल जैन फिरोजाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं, और अभी भी ये चर्चा निरंतर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि उनका नाम कहीं विलुप्त हो गया है। तो अब बात पैनल की कर लेते हैं। तो पैनल में जो नाम है उसमें हरिओम यादव जो पूर्व एमएलए हैं और इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी में है, उनका भी नाम बड़ी जोरों से चल रहा है। मानवेंद्र प्रताप लोधी का नाम बड़ी जोर से चल रहा है। इसके अलावा जो वायुसेना प्रमुख थे उनका भी नाम चला, लेकिन उसके बाद भदौरिया जी का नाम अब जो है कहीं नहीं चल पा रहा है। अब स्थिति दिलचस्प, मैं बार बार कह रहा हूँ। अजय आनंद एडीजी है, उनका भी नाम चल रहा है। डॉक्टर राम कैलाश जी हैं, कई सारे नाम हैं। भाई फैक्टर को साधने के लिए आपने पुलिस अधिकारियों की बात की, तो टॉप 10 आईपीएस नवनीत सिकेरा जी का भी नाम आया था, लेकिन वो अब समय रहते रहते जैसे चर्चाओं का बाजार राजनीतिक गर्म हुआ, वैसे वैसे वो नाम जो है रफ्तार कम हो गई। अब देखने वाली बात ये होगी, आज मुझे ऐसा लगता है कि स्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी, क्योंकि बीजेपी का हमेशा ये रहा है कि आपसी जो गुटबंदी है इस पर हावी ना हो पाए, क्योंकि बड़ी लंबी आवेदकों की जो लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास ना उठ जाए। तो इसलिए ये लास्ट मूवमेंट पे जाके अपना प्रत्याशी का चयन करेंगे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी हमेशा रहती है। उनको ऐसा लगता है कि वो जिसको भी खड़ा कर देंगे, और ऐसा देखने में भी आया था। डॉक्टर चंद्रसेन यादव को उन्होंने खड़ा किया, कहते थे डमी प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया, ये चर्चाएं पूरे जिले भर में रही, और वो भी मोदी की आंधी में जीत गए। तो ऐसे में बीजेपी को ये लगता है। लेकिन सौरभ जी, जो पहले 2019 में जो मोदी की आंधी थी, क्या वो आंधी कम हुई है या और बढ़ी है? देखिए, आंधी की अगर मैं बात करूं, मोदी जी के नाम पर बीजेपी पूरी तरह चुनाव लड़ रही है, और जो एक उन्होंने हवा चलाई है कि 400 प्लस मोदी की गारंटी। तो एक चीज ये होती है कि आप अपने बच्चे को कहो कि आपको आईएएस बनना है, शुरू से उसके दिमाग में डालो, तो वो कहीं ना कहीं अगर आईएएस नहीं बनेगा, पीपीएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, कहीं टीचर तो हो ही जाएगा। मैं समझ पा रहा हूँ, राजा का बेटा राजा ही होगा। हाँ। तो जो 400 का ये जो हवा बनाई है, उसमें अगर 300 भी आ जाती है तो बीजेपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये एक हवा बनाने का तरीका है कि भाई आप ज्यादा कहेंगे तो माहौल ऐसा बन जाएगा, जनता की मैसेज जाएगा कि भाई 400 आ रही हैं, तो एक हवा ये बन जाती है कि जो लोग किसी और राजनीतिक दल से प्रभावित हैं वो भी ये सोचेंगे भाई अपना मत खराब क्यों किया। बिल्कुल। सौरभ जी, एक और सवाल ये है कि अगर यहाँ से छत्री कोई प्रत्याशी अगर लैंड करता है फिरोजाबाद में, या लोधी प्रत्याशी उतारा जाता है, या यादव प्रत्याशी उतारा जाता है, तो क्या मायने होंगे? क्या अक्षय यादव को वो पटकनी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? देखिए, इस समय ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस समय पिछली बार का जो चुनाव था, अक्षय यादव को जो शिकस्त मिली, हार मिली, उसका मेन कारण शिवपाल यादव को माना जा रहा था कि 90,000 से प्लस उनके वोट थे, और वो ये बिल्कुल माना जा रहा था कि यादव फैक्टर के वोट जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट है उसमें से कट के उनको प्राप्त हुए थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये जरूर है कि शिवपाल यादव आज साथ हैं, तो ये चुनाव जो है वो बहुत कांटे की टक्कर वाला है, और हॉट सीट है। मैं पूरी बात आपको बता दूं, यही एक कारण भी है कि बीजेपी जो है बिल्कुल सोच समझकर और भारी मंथन करके यहाँ प्रत्याशी उतारना चाहती है, क्योंकि यहाँ की लड़ाई भी कम बड़ी नहीं है निश्चित रूप से। तो स्थिति यही बनी हुई है। इसी के पैरेलल में हमारी सटी हुई जिला है मैनपुरी। मैनपुरी की लोकसभा में भी पूरा घमासान मचा हुआ है। पूरे जो कद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी वहाँ पे जो प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उनको भी वहाँ पे उतार दिया है। वहीं जो सपा सुप्रीमो उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के आपस में घमासान मचा हुआ है वहाँ पे। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैनपुरी का मैं आपको बता दूं, जब मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हो गया, उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो उसमें 3 लाख से अधिक मतों से डिम्पल यादव जीती थी। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था, और उस समय लोगों ने चूंकि सहानुभूति भी दी थी नेताजी के जो है देहांत पर, तो वहां का मामला इसलिए बड़ा हो जाता है और फंसा हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी वहां से खुद खड़ी हुई हैं, तो वहां उनका गढ़ भी कहा जाता है, फिरोजाबाद भी गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की 3 विधानसभाएं जो हैं आज भी एमएलए जो हैं समाजवादी पार्टी के हैं। और बिल्कुल कहीं ना कहीं जो सैफई परिवार है उनकी रिश्तेदारियां हैं, कोई समधी लगता है, कोई मौसा लगता है, कोई फूफा लगता है। इसलिए इस गढ़ को ढहा पाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ी मुश्किल है। अब देखने वाली बात होगी, ठाकुर जयवीर सिंह कैबिनेट में मंत्री हैं,
है यूपी सरकार में कि क्या देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ लड़ाई जो है बहुत कांटे की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गढ़ है समाजवादी पार्टी का और वहाँ से जीत पाना एक बड़ी चुनौती है। सौरभ जी, मैं अगर आगरा मंडल की बात करूं तो फतेहपुर सीकरी में भी राजकुमार चाहर का जो वहाँ के जो विधायक है, उन्होंने बाबूलाल ने उन्होंने कहा है कि अगर इसकी टिकट नहीं काटी गई तो इसके मेरा बेटा इसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ेगा। अगर मैं बात करूं आगरा शहर की तो एसपी सिंह बघेल है वहाँ पे प्रोफेसर साहब, उनका भी क्षत्रियों ने बड़ा विरोध किया है कि बोरी बिस्तर ले और निकल जाओ यहाँ से। अगर मैं बात करूं फिरोजाबाद की तो मात्र 100 घंटे बचे हैं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। अगर मैं बात करूं मैनपुरी की तो मैनपुरी में तो बड़े कांटे की टक्कर है। अपनी इज्जत बचाना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बचाना मुश्किल हो गया है। तो पूरे आगरा मंडल की जो सीटें हैं, 2 आगरा की, एक मथुरा में भी जो सिटिंग जो एमपी हैं हेमा मालिनी, उनको भी उतारा है। तो वहाँ के जो कुछ लोग हैं जो पुरोधा हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो रीढ़ बने हुए हैं, उनमें भी कहीं न कहीं ये द्वेष भावना या अंदर से गिलानी देखने को मिल रही है। तो आगरा मंडल की 5 जो लोकसभा सीट हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी क्या मजबूत नजर आ रही है या कमजोर नजर आ रही है या कांटे की टक्कर है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, निरंतर मैं कहता जा रहा हूँ कि बीजेपी का ये जो सिनेरियो है मोदी जी के नाम पे जो है चुनाव लड़ने का, ये हर जगह देखने को मिल रहा है। और जैसे रिपीट किए गए, आप कह रहे हैं राजकुमार चाहर की बात कर लें, एसपी सिंह बघेल की बात कर लें, हेमा मालिनी की बात कर लें। हेमा मालिनी का बड़ा विरोध मथुरा में देखने को मिला और चुनाव के दौरान कई बार ऐसा देखने को हमेशा मिलता है कि भाई अगर प्रत्याशी रिपीट किया जाता है तो सभी लोग उससे सहमत नहीं होते। बिल्कुल, चाहे 5 वर्ष वो कितना भी अच्छा काम करे या काम ना करे, दोनों ही बातें हैं। तो ऐसे में जो विरोध देखने को मिला है वो एक चुनाव का हिस्सा मान लेता हूं, क्योंकि 100% परिवार में भी लोग संतुष्ट नहीं होते। बिल्कुल, तो ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन हाँ, चुनाव में इस बार लड़ाई जो है कड़ी है, दिलचस्प है। आगरा मंडल में, देखिए, आगरा मंडल में भी लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि चीजें एकदम साफ हैं। आगरा मंडल में वहां से मथुरा से शुरू करें और मैनपुरी तक बिल्कुल लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिरोजाबाद और तो मैनपुरी, ये सौरभ जी, अगर मैं कहूं कि वो वाली कहावत है ना कि वो डगर पनघट की आसान नहीं है, डगर कठिन, बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो ये बिल्कुल सही होगा। देखिए, बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर हम लोग बड़ा कई चुनावी चौपाल किए हैं। उसमें जब जनता का हम मूड जानते हैं तो उसमें साफ तौर पे ये निकल के आता है कि भाई कानून व्यवस्था जो है, आज व्यापारी जो है रात को 10 बजे भी अपने प्रतिष्ठान को बंद करके सुरक्षित महसूस करता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, इस पर बीजेपी ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं। कोई अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी और वो शामिल कर रही है कि अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रही है। कोई अपना सुशासन का जिम्मा लेके अपने सर पर लेके घूम रहा है। तो ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ मैनिफेस्टो है उन्होंने जाहिर किया है, लेकिन जनता के जो दिमाग में है वो सुशासन है कि वो निर्भय होकर वो रात के 10 बजे या 12 बजे अपनी बहू बेटियों के साथ निकल सकता है। तो ये हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ उपाध्याय जी। तो इनका साफ और स्पष्ट तौर पे कहना है, इनका विश्लेषण में कहना है कि यहाँ पे आगरा मंडल में जो 5 सीटें हैं लोकसभा की, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक बनी हुई है, नाक का बाल बनी हुई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगरा मंडल में भारतीय जनता पार्टी किस करवट बैठेगी और कितनी अपनी साख बचा पाएगी। मैं जेपी सिंह, समाचार